हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हाल ही में एक न्यूज़ सुना होगा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को सौंपा। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो प्रेसिडेंट के हाथों में ही क्यों दिया? वो हो सकता था कि प्राइम मिनिस्टर को भी दे सकते थे, होम मिनिस्टर को दे सकते थे, डिफेंस मिनिस्टर को दे सकते थे। नहीं तो चलिए चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दे सकते थे। तो इसके पीछे जो है, जो रेजिग्नेशन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट को दिए, इसके पीछे जो है हमारा संविधान क्या कहता है? व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बिहाइंड दिस? तो साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है? जो इलेक्शन किस प्रकार होता है इनका? कौन इसमें वोट दे सकते हैं? और जो वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या-क्या इनको अलाउंसेस मिलेगा? क्या-क्या फैसिलिटीज़ दिए जाएँगे? और इतना इनका टर्म कितना होगा? रेजिग्नेशन किस प्रकार दिया जाएगा? रिज़ॉल्यूशन किस प्रकार लाया जाएगा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनके रेजिग्नेशन पे जाने से पहले हम उनके क्वालिफ़िकेशंस के बारे में जानते हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होने चाहिए, ठीक है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्स आर्टिकल 63 ये कहता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हम यदि जो है एक उपराष्ट्रपति हमारे देश में होने ही चाहिए। वो तो 63 कहता है, लेकिन 66 का क्लॉज 3 जो है ये कहता है कि क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होगा एक वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। तो पहला क्वालिफ़िकेशन ये है आर्टिकल 66 क्लॉज 3 के अंदर कि देयर शैल बी अ इंडियन सिटीजन, वो जो होगा वो एक इंडियन सिटीजन होगा। दूसरा ये कि कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 का एज जो है कंप्लीट किया होना चाहिए। और तीसरा ये कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा में जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी क्वालिफिकेशन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए चाहिए वो भी चाहिए। यानी 3 क्वालिफिकेशन हो गया। एक क्या, जो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा क्या कि जो वो 35 का एज अटेंड कर गया होगा। और तीसरा ये कि वो जो है क्वालिफाइड होगा किसके, इलेक्शन लड़ने के लिए एज अ राज्यसभा। ये 3 क्वालिफिकेशन हो गया। और चौथा क्वालिफिकेशन ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करता होगा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई भी है, वो 35 का एज कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। या फिर मान लीजिए किसी दूसरे देश का सिटीजन है, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इस चारों में अगर किसी एक क्राइटेरिया भी नहीं है, अगर एक की भी क्राइटेरिया कमी है, तो वो क्या है, वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए वो एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन के बाद अब हम चलते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो है इलेक्शन वो किस प्रकार से होता है, ठीक है? तो यहाँ आर्टिकल 66 क्लॉज 1 इसमें दिया हुआ है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 66 का क्लॉज 1 में। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? तो इलेक्टोरल कॉलेज इज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के मेंबर हैं और जो लोकसभा के मेंबर्स को मिला करके इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। और यही मेंबर्स जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। और ये किस प्रकार होता है? बाय द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन मतलब ये नहीं कि जो हमारा ये कैंडिडेट इसको वोट दे के चले आए, नहीं। उसमें क्या होगा, हमको एक बैलेट पेपर मिलता है और बैलेट पेपर में जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सभी का नाम होता है। जैसे XYZ ABCD करके है, तो हम जानते हैं कि ए नंबर वाला जो है वो एक नंबर पहला प्रेफरेंस है जो वो बने। दूसरा मान लेते हैं C बने, ठीक है, ABC कैंडिडेट है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर मान लीजिए B जो है वो अगर हमारा पहला प्रेफरेंस है तो 1 लिखेंगे उसके आगे, और C दूसरा प्रेफरेंस तो 2। ऐसे करके प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। और बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब कि जो हम वोट तो एक ही बार देंगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर पहला प्रेफरेंस से अगर मेजोरिटी नहीं अटेंड करता तो हम सेकेंड प्रेफरेंस को उठाएंगे। अगर पहला प्रेफरेंस से अगर मेजोरिटी पुर गया तो ठीक है, अब सेकेंड ऑल ऑफ द रेस्ट,
बस बात खत्म। लेकिन अगर पहले प्रेफरेंस से अगर मेजोरिटी अटेंड नहीं किया जा सकता, तो हम सेकंड प्रेफरेंस देंगे, फिर थर्ड प्रेफरेंस उठाएंगे। तो इस प्रकार से जो होता है वो इलेक्शन होता है। मतलब कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 66 क्लॉज 1 में ये दिया हुआ है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आएंगे? मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और ये बाय द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन होगा विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी संसद के मेंबर नहीं होंगे, ना कि मेंबर ऑफ लोकसभा, और ना कि मेंबर ऑफ राज्यसभा। ना लोकसभा के मेंबर होंगे, ना ही राज्यसभा के मेंबर होंगे। अगर चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले वो किसी भी मेंबर ऑफ किसी भी हाउस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, या फिर मेंबर ऑफ लोकसभा, या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा थे, तो इलेक्शन के बाद उनका जो है सीट वैकेंट हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जो है फर्दर इलेक्शन हो, वो बात की बात है। इलेक्शन के बाद अब बारी आती है सैलरी एंड अलाउंसेस का। तो ये सैलरी एंड अलाउंसेस किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये डिसाइड किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये डिटरमाइन किया जाता है, एक एक्ट है जिसका नाम है द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। कौन सा एक्ट है? द सैलरी एंड द अलाउंसेस ऑफ द ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1953। वो एक्ट के द्वारा हम लोग डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट के जो ऑफिसर होंगे उसके कितना सैलरीज दिया जाएगा, क्या क्या अलाउंसेस दिया जाएगा। ये टाइम टू टाइम जो है वो अमेंड किया जा सकता है। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट का सैलरी है वो 4 लाख रुपया सैलरी एंड अलाउंसेस के बाद अब बारी आती है फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो है क्या क्या फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसके क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं, क्या क्या कार्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको पावर दिया गया है कार्य करने का। तो सबसे पहले आर्टिकल 64 यानी अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब वो तो उपराष्ट्रपति तो होंगे, वाइस प्रेसिडेंट तो होंगे ही होंगे, बट और राज्यसभा के जो है चेयरमैन भी होंगे, अपर हाउस के जो है वो चेयरमैन भी होंगे। तो वो आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वो वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे और राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। वहीं आर्टिकल 65 क्लॉज 1 वो ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है, या फिर हाँ, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो वैकेंट है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी पर्सन से अगर प्रेसिडेंट नहीं है, चाहे वो डेथ कर गए, ठीक है, और या फिर इम्पीचमेंट कर दिया गया, महाभियोग लाके उनको हटा दिया गया, या फिर प्रेसिडेंट खुद रिजाइन दे दिए गए हैं, तो उस समय जो है जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वही एज अ प्रेसिडेंट के रूप में ही कार्य करेंगे, ठीक है। जब तक कि नया प्रेसिडेंट ना आ जाए तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट का कार्य देखेंगे। फंक्शन के बाद अब बारी आती है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट अपने पोस्ट को कब तक होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है, कितने समय तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो इसमें जो है आर्टिकल 67 में दिया हुआ है कि जो एक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो 5 वर्षों तक अपने पोस्ट को होल्ड करके रख सकता है। वो कि 67 में दिया हुआ है कि अगर मानिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को बीच में ही अगर रिजाइन करना हो, तो आर्टिकल 67 क्लॉज ए में ये दिया हुआ है कि वो बाय राइटिंग वाइस प्रेसिडेंट को लिखकर वो अपने पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उनका रिजाइन करने की इच्छा नहीं हो, लेकिन अगर उनको जो होता है रिजोल्यूशन ला के हटाया जाए, तो वो कैसे कर सकते हैं कि जो आर्टिकल 67 क्लॉज बी में दिया हुआ है कि जो अपर हाउस जो राज्यसभा है उसके द्वारा एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। और रिजोल्यूशन पे जो था मेजोरिटी से पास होकर राज्यसभा से मेजोरिटी से पास होकर के ये जाएगा लोकसभा में। अगर लोकसभा में भी ये 50% यानी जो मेजोरिटी होता है उससे अगर पास हो जाता है तो ये उनको जो है उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। बस याद रहे कि ये जो है रिजोल्यूशन लाने से 14 दिन पहले जो है एक नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को देना होगा। जैसे कि मान लीजिए आज आपको ये आया कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो
आज ये लेटर दे देंगे वाइस प्रेसिडेंट को कि ये हटाया जा रहा है, तो आज से 14 दिन बाद ये राज्यसभा में रिजोल्यूशन लाया जाएगा, 50% से पास कराया जाएगा, फिर लोकसभा जाएगा और लोकसभा में भी 50% से पास कराया जाएगा, तब माना जाएगा कि उनको जो है हटा दिया गया है पोस्ट से। तो यही था ऑल अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। तो हम आज के वीडियो में जाने कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्या टर्म वो होल्ड कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या फंक्शन होगा। तो बने रहिए हमारे साथ फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।